बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं सर्वर लोड बैलेंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। F5 लोड बैलेंसर से पहले हमें थोड़ी फाउंडेशन और बेस बनाने के लिए हमें लोड बैलेंसर का पता होना ज़रूरी है कि लोड बैलेंसर क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन से एल्गोरिदम यूज़ होते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और उसके अलावा हमें इसकी डिफरेंट कैटेगरीज पता होनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स, इसके कॉमन फीचर्स जो सारे लोड बैलेंसर शेयर करते हैं, कॉमन फीचर्स उनका हमें पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हम F5 की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स देखते हैं। इसमें हमारे पास सर्वर लोड बैलेंसर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिनमें हमारे पास रियल सर्वर ग्रुप, वर्चुअल सर्वर एड्रेस कन्वर्जन, तो ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्चुअल सर्वर आता है। तो वर्चुअल सर्वर जो होता है हमारे पास, वो कम्बिनेशन होता है हमारे पास वर्चुअल सर्वर हाईलाइट, ठीक है। अब ये हमारे पास वर्चुअल सर्वर जो कम्बिनेशन होता है वो हमारे पास आईपी का होता है और पोर्ट का। आईपी और पोर्ट को मिला के हमारे पास वर्चुअल सर्वर बनता है। वर्चुअल सर्वर मतलब इसको हम कहते हैं वर्चुअल आईपी। मतलब वर्चुअल सर्वर हमारे पास आईपी क्या हो गया हमारे यहाँ पे 218.200.243.150, और पोर्ट कौन सी होगी हमारे पास 80 पोर्ट नंबर होगी। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा वर्चुअल आईपी। अब ये है किसका, यहाँ पे ये हमारा लोड बैलेंसर लगा हुआ है। सर्वर लोड बैलेंसर मतलब फायरवॉल के अंदर ये एक हुआवे की फायरवॉल है। ये उसके अंदर फीचर होता है हमारे पास सर्वर लोड बैलेंसर का, इसलिए इन्होंने यहाँ पे फायरवॉल बनाई हुई है। लिखा भी हुआ है साथ में कन्फिगरिंग सर्वर लोड बैलेंसर। तो हमारे पास यहाँ पर आईपी और पोर्ट मिला के हमारा वर्चुअल सर्वर बना, जो कि हमारा लोड बैलेंसर पर होता है। उसके बाद हमारे पास रियल सर्वर भी हमारा आईपी और पोर्ट का कम्बिनेशन होता है। आईपी हमारे पास 192.80.10.180 और पोर्ट हमारे पास 8080 जो पोर्ट है वो हमारे पास वेब सर्वर की पोर्ट है। उसके बाद हमारे पास 192.80.10.181 ये आईपी सेकंड सर्वर का, थर्ड का 192.180.10.182, फोर्थ सर्वर का 192.80.10.183। ये चार हमारे पास सर्वर्स हैं जिनको हम कहते हैं ये हमारे रियल सर्वर्स हैं। इनको हम बैकएंड सर्वर्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे बैकएंड पे लगे होते हैं, जो हमारा डीएमजी जोन है उसमें लगे होते हैं। और ये हमारे पास जो पोर्ट नंबर है 8080, ये हमारी वेब सर्वर्स की पोर्ट है क्योंकि ये वेब सर्वर्स हैं, वेब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास 8080 पोर्ट नंबर यूज़ हुआ है। उसके बाद हमारे पास रियल सर्वर ग्रुप आते हैं कि हम ऐसे सर्वर्स जो एक ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास वेब सर्वर्स हैं, तो ये सारे वेब सर्वर्स की फैसिलिटी और वेब सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास एक रियल सर्वर ग्रुप हो गया। दूसरा हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास मेल सर्वर है, तो ये मेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारा हो गया रियल सर्वर ग्रुप 2। इसी तरह कोई तीसरा सर्विस कोई लगा लें हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारा प्रिंटिंग की सर्विस है, प्रिंट सर्वर्स हैं ये सारे, तो ये हमारे प्रिंटिंग की सर्विसेज देंगे, तो ये हमारा रियल सर्वर ग्रुप 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं एड्रेस कन्वर्जन, कि एड्रेस कम्युनिकेशन के दौरान एड्रेस कैसे कन्वर्ट होते हैं। अब इनमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अब क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट की है सर्वर से, अब ये हमारे पास वेब सर्वर है तो क्लाइंट वेब सर्विस एक्सेस करता है सर्वर से, तो उसकी सबसे पहले जो पैकेट की जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक फ्लो है, वो सबसे पहले पहुंचेगा, रीच करेगा लोड बैलेंसर पर। अब यहाँ पर जो आईपी है 216.34.94.17 और पोर्ट नंबर 80, ये हमारा वर्चुअल सर्वर, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा लोड बैलेंसर क्या करेगा कि वर्चुअल सर्वर का जो आईपी एड्रेस है उसको कन्वर्ट करेगा रियल सर्वर के आईपी एड्रेस में। हमारे पास वर्चुअल सर्वर का आईपी क्या है 216.34.94.17, और हमारे पास रियल सर्वर्स का आईपी क्या है 192.80.10.180 और 181, 182, 183। अब ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस बेस पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले सपोज करते हैं कि उसने पहले सर्वर पर किया, उसने ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट की, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा कि अपने वर्चुअल सर्वर का जो आईपी है उसको चेंज करेगा रियल सर्वर के आईपी में। ये हमारी एड्रेस कन्वर्जन होगी। उसके बाद जो ट्रैफिक का फ्लो है वो हम अगली नेक्स्ट डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन वर्चुअल सर्वर, रियल सर्वर एंड रियल सर्वर ग्रुप, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं वर्चुअल सर्वर वर्चुअल आईपी और पोर्ट का कम्बिनेशन होता है, तो और वो हमारा वर्चुअल आईपी कहलाता है विप 216.34.94.17।
पोर्ट नंबर 80। ये हमारा हो गया वर्चुअल सर्वर का आईपी, वर्चुअल आईपी। उसके बाद हमारे पास आते हैं रियल सर्वर्स, जो कि हमारे बैकएंड सर्वर्स डीएमजी जोन में होते हैं। 192.80.10.180 पोर्ट नंबर 8080। 181 इसका आईपी, 182 थर्ड सर्वर का, फोर्थ सर्वर का 183, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास वेब सर्वर्स की पोर्ट नंबर 8080। ये हो गए हमारे रियल सर्वर्स, जो कि हमारे बैकएंड सर्वर्स होते हैं और डीएमजी जोन में होते हैं। तीसरा होता है रियल सर्वर ग्रुप। अब ये सारे फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं ये हमें वेब सर्विस दे रहे हैं, इनके 8080 पोर्ट नंबर है, तो ये हमारा रियल सर्वर ग्रुप 1 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क डाटा ट्रैफिक के नेटवर्क के फ्लो कैसे करता है, कम्युनिकेशन जब होती है तो उसका फ्लो क्या होता है। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने एक्सेस करनी है कोई भी सर्विस, वेब सर्विस कोई भी एक्सेस करनी है, तो सबसे पहले उसका जो पैकेट है वो सबसे पहले पहुंचेगा हमारा लोड बैलेंसर पर। और लोड बैलेंसर अब यहाँ पे जाने के लिए उसके पास जो पैकेट का जो हेडर होगा, उसमें हमारे पास मेन 5 चीज़ होती हैं। कोई भी पैकेट का हेडर होता है ना ICMP का, तो उसमें हमारे पास 5 मेन चीज़ें होती हैं। एक सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के किस आईपी पे उसने जाना है, क्या उसकी डेस्टिनेशन क्या है, और उसके बाद नंबर 5 प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल उसने यूज़ किया है, HTTP यूज़ किया है या HTTPS यूज़ किया है, जो भी उसने यूज़ किया है वो प्रोटोकॉल हमारा वहाँ पे होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से ट्रैफिक सबसे पहले आएगी हमारी लोड बैलेंसर पर, उसका आईपी सोर्स आईपी क्या हो जाएगा 207.17.117.20 सोर्स आईपी हो गया, और पोर्ट नंबर इसकी 4003। उसके बाद हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी 218.200.243.150 और पोर्ट नंबर 80 पोर्ट नंबर इंडिकेट करता है कि ये हमारा HTTP का फ्लो है। तो यहाँ पर हमारा प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हुआ, HTTP। सोर्स आईपी भी हो गया, सोर्स पोर्ट भी हो गया, डेस्टिनेशन आईपी भी हो गया, डेस्टिनेशन पोर्ट भी हो गया, और प्रोटोकॉल HTTP हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो कम्युनिकेशन वो फ्लो हो गई, उसका वो यहाँ तक पहुँच गई। अब उसने आगे जाना है सर्वर्स पर। अब लोड बैलेंसर में जो भी कोई एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है वो हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये है कि उसने पहले सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी ट्रैफिक। अब लोड बैलेंसर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट तो कर दी, लेकिन उसने यहाँ पर एक और काम किया है। उसने ये काम क्या किया कि उसने डेस्टिनेशन आईपी जो था ना पहले, उसने वो चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, क्योंकि डेस्टिनेशन अब जो इसके बाद जो हमारा डेस्टिनेशन था वो था ये वाला सर्वर, रियल सर्वर। वो क्या था हमारा आईपी, उसका क्या था 192.80.10.180 और पोर्ट नंबर 8080, और वो यहाँ पर उसने लोड बैलेंसर ने वर्चुअल सर्वर का आईपी जो था डेस्टिनेशन का वो चेंज करके रियल सर्वर का आईपी बना दिया है। और सोर्स पोर्ट और जो सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट वो उसने सेम रखा है 207.17.117.20 और 4003। वो इसलिए कि जब यहाँ पर पैकेट आएगा तो सर्वर्स को पता चले कि किस क्लाइंट से ट्रैफिक आई है, किस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि उन्होंने आगे रिस्पांस भी भेजना है। तो रिस्पांस में उनका सोर्स आईपी उसको लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा अभी रिक्वेस्ट। अभी ये हमारी गई है रिक्वेस्ट, ये हुआ है वन वे फ्लो। अब इसका जो रिवर्स फ्लो होगा, जो कि हमारा रिस्पांस जाएगा सर्वर से क्लाइंट की तरफ, तो वो आप देखते हैं। अभी के लिए ये याद रखना, जहन नशीन कर लें कि जब क्लाइंट से ट्रैफिक गई है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जो गई हमारी सर्वर्स पर, उसमें लोड बैलेंसर ने डेस्टिनेशन आईपी को चेंज किया है। वर्चुअल सर्वर का जो आईपी था वो डेस्टिनेशन था पहले, उसने उसको चेंज करके रियल सर्वर का आईपी दे दिया है। अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स, कि रिस्पॉन्स जब जाता है सबसे पहले जाता है लोड बैलेंसर पर। अब जाते हुए उसका सोर्स आईपी क्या होगा 192.80.10.180, क्योंकि यहाँ से पैकेट इनिशिएट हुआ है, और पोर्ट नंबर 8080, और वो यहाँ पर सोर्स आईपी हो गया हमारा। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा हमारा, यहाँ से डेस्टिनेशन आईपी होगा हमारा 207.17.117.20। वो इसलिए कि जैसे कि पहले हमारा सोर्स आईपी नहीं चेंज हुआ था, इसी तरह यहाँ इस वाले में हमारा डेस्टिनेशन आईपी नहीं चेंज होगा, क्योंकि जो हमारी असल जो मंजिल है, जो असल हमारा मकसद है, जो हमारा असल जो गोल है कि इसका रिस्पांस किधर भेजना है, हमने इस क्लाइंट को रिस्पांस भेजना है, क्योंकि इसी की रिक्वेस्ट आई थी, तो हमारा सोर्स आईपी जो है वो सेम रहेगा, सॉरी डेस्टिनेशन आईपी सेम रहेगा। अब यहाँ पर जैसे ही पैकेट हमारा पहुँचा है लोड बैलेंसर पर, तो अब रिस्पांस जा रहा है ये, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी को चेंज कर देगा, और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा उसके बाद हमारा, सबसे पहले हमारा था डेस्टिनेशन आईपी
आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर उसने सोर्स आईपी को चेंज करना है। डेस्टिनेशन आईपी तो हमारा सेम है। जब हमारा रिक्वेस्ट गई थी पहले जैसे डिस्कस कर चुके हैं, जब हमारी रिक्वेस्ट गई थी क्लाइंट से वर्चुअल सर्वर तक, तो उसमें उसने डेस्टिनेशन आईपी को चेंज किया था। अब रिस्पॉन्स जा रहा है तो इसमें उसने सोर्स आईपी को चेंज करना है। जब हमारी ट्रैफिक पहुंचेगी लोड बैलेंसर पर, तो यहाँ पर उसने सोर्स चेंज किया, क्योंकि अब यहाँ से जब पैकेट जाएगा तो सोर्स चेंज हो जाएगा और सोर्स वो अपना वर्चुअल सर्वर का आईपी लगा देगा, जैसे कि उसने यहाँ पर लगा दिया है। और डेस्टिनेशन, जैसे कि पहले भी हमारा क्लाइंट का आईपी डेस्टिनेशन आईपी था, तो वो वैसे के वैसे क्लाइंट का आईपी है और पोर्ट नंबर 4003 यूज़ की है। ये टीसीपी की पोर्ट है। टीसीपी पोर्ट से मुराद की ये हमारा यहाँ पे 3V हैंडशेक, जो कि मैं आगे जाके डिस्कस भी करूँगा। तो यहाँ पे हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ है, तो वो उसकी पोर्ट 4003 यूज़ हुई है। अब हमें पता होना चाहिए कि सर्वर लोड बैलेंसर है क्या चीज़। जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ बैकएंड सर्वर्स जिनको हम रियल सर्वर्स कहते हैं, सर्वर फार्म और सर्वर पूल। अब ये हमारे पास क्लाइंट्स हैं, ये हमारे पास लोड बैलेंसर लगा हुआ है, और ये हमारे पास बैकएंड सर्वर्स रियल सर्वर्स हैं। अब जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी तो वो सबसे पहले लोड बैलेंसर पर पहुंचेगी। लोड बैलेंसर देखेगा कि उस पर कौन सा एल्गोरिदम कॉन्फ़िगर हुआ है, वो उस एल्गोरिदम के बेस पे आगे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसका काम है कि ये एफिशिएंटली और एक्यूरेटली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हम आगे चलते हैं। सर्वर लोड बैलेंसिंग, इसके 3 मेन फंक्शंस हैं। उनमें से पहला फंक्शन है क्लाइंट रिक्वेस्ट और नेटवर्क लोड एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करता है क्लाइंट रिक्वेस्ट को, और नेटवर्क के लोड को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीपल सर्वर्स पर। दूसरा पॉइंट है इंश्योर्स हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट ओनली टू सर्वर्स दैट आर ऑनलाइन। यहाँ पर सर्वर लोड बैलेंसर में हेल्थ चेक का फीचर इनेबल किया जाता है, जिसमें वो कंटिन्यूसली पैकेट्स भेजता है सर्वर्स पर। वो ये इंश्योर करना चाहता है कि क्या सर्वर्स ऑनलाइन है, अगर तो वो ऑनलाइन नहीं है, किसी वजह से डाउन हो गए हैं, या किसी वजह से वो ऑफलाइन चले गए हैं, तो वो उन सर्वर्स पर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। उन सर्वर्स के अलावा जो ऑनलाइन सर्वर्स हैं उन पे वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो करेगा कैसे? जो भी उस पर एल्गोरिथम यूज़ हो रहा होगा वो उस बेस पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है ईज ऑफ यूज़ इन एडिंग एंड रिमूविंग सर्वर्स इन द नेटवर्क एज पर डिमांड, कि जैसे जैसे हमारी डिमांड होगी उस बेस पे वो सर्वर्स को ऐड भी कर सकता है, सर्वर्स को कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर्स भी होते हैं हमारे पास और हार्डवेयर लोड बैलेंसर्स भी होते हैं। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है कि हार्डवेयर लोड बैलेंसर जो होते हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट डिवाइस होती है, जैसे राउटर होता है हमारा, स्विच होता है, हमारी फायरवॉल होती है, ये सारे इनके एक डेडिकेटेड डिवाइसेस हैं। इसी तरह लोड बैलेंसर की भी एक डेडिकेटेड डिवाइस हो तो वो हमारा हार्डवेयर लोड बैलेंसर कहलाएगा, और अगर वही लोड बैलेंसर हम एज ए आईओसी इमेज यूज़ करें और उसको वीएम में इंस्टॉल करें तो वो हमारा सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास मेन कैटेगरीज 2 हैं लोड बैलेंसर की, लेयर 4 लोड बैलेंसर्स और लेयर 7 लोड बैलेंसर्स। पहला लोड बैलेंसर लेयर 4 का जो ट्रांसपोर्ट लोड बैलेंसर कहलाता है, क्योंकि हमारे पास जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं उनमें लेयर 4 जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। उस पर जो हमारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो हमारे पास आईपी, टीसीपी, एफटीपी, यूडीपी, ये 4 प्रोटोकॉल्स, इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ होते हैं। लेयर 7 पर एप्लीकेशन बेस्ड लोड बैलेंसर कहलाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। इसमें हमारे पास HTTP, HTTPS, TCP/IP, ये इसके अलावा और भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो लेयर 7 पर यूज़ होते हैं। अब इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है वो हमें पता होना चाहिए कि लेयर 4 और लेयर 7 के दरमियान डिफरेंस क्या है। उस डिफरेंस का मालूम होने से पहले हमें 2 चीज़ों का पता होना कंपलसरी है। सबसे पहला कि कनेक्शन क्या होते हैं, उसके बाद दूसरा रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। उसके बाद इन दोनों का जब डिफरेंस पता चल जाएगा तो लेयर 4 और लेयर 7 को ऑटोमेटिकली कंपेयर और इसका डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि हमारे पास
ये एक क्लाइंट पीसी है, यहाँ पे हमारे पास लोड बैलेंसर है। अब भी हम ये नहीं देख रहे कि लेयर 4 का है या लेयर 7 का, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये हमारा लोड बैलेंसर है। ये हमारे वेब सर्वर्स हैं, ये यहाँ से यू कनेक्ट किया और ये हमने यू कनेक्ट किया। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कनेक्शन क्या है। कनेक्शन अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, अब रिक्वेस्ट कैसे करेगा? सबसे पहले यहाँ पर टीसीपी हैंडशेक होगा, टीसीपी 3 वे हैंडशेक जिसको हम कहते हैं। उसमें क्या होगा कि क्लाइंट सबसे पहले सिन पैकेट भेजेगा, अपना सिंक्रोनाइजेशन जिसको हम कहते हैं। अब उन्हें सिन का पैकेट भेज दिया, अब उसके बाद वो भेजेगा जो लोड बैलेंसर, वो उसके रिस्पॉन्स में सिन भी भेजेगा और प्लस सिंक्रोनाइजेशन कर दी, उसके बाद प्लस एक्नॉलेजमेंट भी करेगा, एक्नॉलेज करेगा कि मुझे आपका सिंकर मिल गया है। फिर वो अपना सिंक भेजेगा और एक्नॉलेज कर देगा साथ में ही। उसके बाद जो क्लाइंट पीसी है वो उसके बाद एक और पैकेट भेजेगा और उसमें वो क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट करेगा। अब ये हो गया हमारा 3 वे हैंडशेक, जिसको हम टीसीपी 3 वे हैंडशेक कहते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर आता है ये हमारा 3 वे हैंडशेक। और टीसीपी की पोर्ट नंबर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि 4003 होती है। अब यहाँ पर हमारा हुआ है 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक, अब ये 3 वे जो हैंडशेक है ये हमारा एक कनेक्शन बना है, ये हमारा कहलाएगा कि ये हमारा एक कनेक्शन हो गया। उसके बाद जब 3 वे हैंडशेक हो गया तो उसके बाद एक जाएगी रिक्वेस्ट, जिसको हम कहेंगे ये हमारी है HTTP रिक्वेस्ट। लेकिन ये याद रहे कि ये हमारी जो रिक्वेस्ट गई है ये गई है 3 वे हैंडशेक के बाद। 3 वे हैंडशेक में ये होगा कि हमारा सबसे पहले लोड बैलेंसर के साथ 3 वे हैंडशेक हुआ, उसमें ये पता चलेगा कि भाई लोड बैलेंसर ऑनलाइन है और उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है। तो उसके बाद क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट का पैकेट भेजेगा जिसको हम कहेंगे HTTP रिक्वेस्ट। उसके बाद लोड बैलेंसर यहाँ पर सेंटर में, और सेंटर से लेफ्ट क्लाइंट तक का 3 वे हैंडशेक हो चुका है। अब लोड बैलेंसर से आगे राइट साइड पे यहाँ पर हमारा 3 वे हैंडशेक होना है अभी वेब सर्वर्स के साथ। और वो कैसे होगा कि लोड बैलेंसर जो है वो हमारा सिंक्रोनाइजेशन का एक पैकेट भेजेगा, सिन भेजेगा। उसके रिस्पॉन्स में हमारे वेब सर्वर्स जो हैं वो सिन प्लस एक, वो दोनों सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट एक ही मरतबा में रिस्पॉन्स के तौर पर लोड बैलेंसर को भेजेंगे। अब लोड बैलेंसर इसके रिस्पॉन्स में एक भेजेगा, एक्नॉलेज करेगा कि मुझे मिल गया है आपका सिन का पैकेट, और दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। अब ये हो गया हमारा 3 वे हैंडशेक। TCP 3 वे हैंडशेक इज कंप्लीट नाउ। उसके बाद जो HTTP रिक्वेस्ट, इसमें 3 वे हैंडशेक के बाद HTTP रिक्वेस्ट जैसे गई थी क्लाइंट से लोड बैलेंसर की तरफ, इसी तरह अब लोड बैलेंसर आगे उस रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा, सेंड करेगा वेब सर्वर की तरफ, और वो हमारी कहलाएगी HTTP रिक्वेस्ट। अब ये HTTP रिक्वेस्ट पहुंच गई है हमारी वेब सर्वर्स पर। अब उसके रिस्पॉन्स में वेब सर्वर्स एक पैकेट भेजेंगे जिसको हम कहेंगे HTTP रिस्पॉन्स, मतलब कि उन्होंने रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दिया है। HTTP रिस्पॉन्स आया, अब वो सबसे पहले वो पहुंचेगा लोड बैलेंसर पर। लोड बैलेंसर के बाद रिस्पॉन्स आया तो उसने उसी को उसने आगे फॉरवर्ड कर देना है, और वो उसका हम कहेंगे ये हमारा HTTP रिस्पॉन्स है। ये हमारा हो गया HTTP रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास जो लोड बैलेंसर है वो एज अ प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है। प्रॉक्सी के तौर पे कैसे काम कर रहा है कि सबसे पहले उसने लोड बैलेंसर ने कहना कि मेरे साथ पहले कनेक्शन बनेगा क्लाइंट का। अब क्लाइंट ने जब भी अगर कोई रिक्वेस्ट भेजनी होगी सर्वर्स पर, तो सबसे पहले उसने कनेक्शन बनाना है लोड बैलेंसर के साथ, मतलब उसका 3 वे हैंडशेक होगा लोड बैलेंसर के साथ, और फिर लोड बैलेंसर आगे 3 वे हैंडशेक करेगा सर्वर्स के साथ। तो ये हमारा यहाँ पर लोड बैलेंसर एज अ प्रॉक्सी यूज़ हो रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पर कनेक्शन का पता चल गया होगा, कनेक्शन क्या है कि 3 वे हैंडशेक जो होता है वो हमारा एक कनेक्शन बन जाता है। और अब रिक्वेस्ट को देखते हैं कि रिक्वेस्ट का मतलब क्या है। यहाँ पर हमारा क्लाइंट आईपी है, क्लाइंट है, यहाँ पे हमारे पास लोड बैलेंसर है, और यहाँ पर हमारे पास
सर्वर्स लगे हुए हैं। ये सर्वर्स जो कि हमारे वेब सर्वर्स हैं। अब ये जो क्लाइंट है ये एक रिक्वेस्ट देगा। अब हमारा 3-वे हैंडशेक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि 3-वे हैंडशेक, कोई भी कम्युनिकेशन करने से पहले 3-वे हैंडशेक होगा हमारा टीसीपी लेयर पर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारा सबसे पहले हमारा 3-वे हैंडशेक होगा। अब 3-वे हैंडशेक इज कम्प्लीट नाउ। अब उसके बाद हमारा रिक्वेस्ट जाएगी। अब ये जो रिक्वेस्ट जो है ये क्लाइंट की तरफ से जनरेट हुई है और ये गई है लोड बैलेंसर पर। लोड बैलेंसर इसी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेगा वेब सर्वर्स पर। ये रिक्वेस्ट चली गई। अब इसका रिस्पॉन्स, वेब सर्वर्स रिस्पॉन्स करेंगे इसको और वो रिस्पॉन्स सबसे पहले जाएगा लोड बैलेंसर पर और फिर वो उसी रिस्पॉन्स को एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड कर देगा क्लाइंट की तरफ। अब यहाँ पर हमने कनेक्शन और रिक्वेस्ट के दरमियान डिफरेंस देखना है। अब एक हम यहाँ पे मैं एक और वो बना लेता हूँ क्लाइंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 क्लाइंट हैं। अब इस क्लाइंट ने 50 रिक्वेस्ट जनरेट की हैं। कितने? 50 रिक्वेस्ट्स जनरेट की हैं उसने और वो सारी गई हैं सबसे पहले लोड बैलेंसर के पास। जो जबकि दूसरा क्लाइंट है उसने 5 रिक्वेस्टें जनरेट की हैं। अब ये 50 रिक्वेस्ट मिला के हमारा एक कनेक्शन बन गया। इन 5 रिक्वेस्ट को मिला के हमारा एक कनेक्शन बन गया। अब जो हमारा लेयर 4 लोड बैलेंसर है, लेयर 4 लोड बैलेंसर जो है, और यहाँ पे मैं इसको लेयर 7 भी कर देता हूँ। अब लेयर 4 जो लोड बैलेंसर है वो क्या करेगा कि वो कनेक्शन की बेस पे हमारी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो कैसे कि वो 50 रिक्वेस्ट जो होती है उसको नहीं देखेगा। उन 50 रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो हमारा एक कनेक्शन जनरेट हुआ है वो उसको देखेगा कि भाई एक कनेक्शन जनरेट हुआ है। अब वो इस कनेक्शन जैसे वो इसके पास पहुंचेगा, लेयर 4 लोड बैलेंसर लगा हुआ है, तो वो उसको पहले सर्वर पर भेज देगा। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है। अब जो 50 के 50 रिक्वेस्ट जो कि हमारा एक कनेक्शन बना था वो सारी 50 की 50 रिक्वेस्ट हमारे पहले सर्वर पर चली गई। अब दूसरे क्लाइंट ने 5 रिक्वेस्ट जनरेट की, वो हमारी सबसे पहले पहुंची लोड बैलेंसर पर। लोड बैलेंसर ने देखा कि 5 रिक्वेस्ट, वो ये नहीं देखेगा रिक्वेस्ट कितनी है, वो देखेगा 5 रिक्वेस्ट एक कनेक्शन बना, तो वो उस कनेक्शन को दूसरे सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और जबकि हमारा जो लेयर 7 का लोड बैलेंसर है वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोड। वो ये देखेगा 50 रिक्वेस्ट हैं सर और यहाँ पर 5 रिक्वेस्ट हैं, तो 50 रिक्वेस्ट जैसे यहाँ पर पहुँचेंगी वो पहली रिक्वेस्ट पहले सर्वर पर, दूसरी रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पर, तीसरी रिक्वेस्ट तीसरे सर्वर पर, राउंड रॉबिन यूज़ किया हुआ एल्गोरिथम। इसी तरह चौथी रिक्वेस्ट पहले पे, पांचवी रिक्वेस्ट दूसरे पे, छठी रिक्वेस्ट तीसरे पे। इस तरह इसने 50 रिक्वेस्ट को 1 बाय 1 डिफरेंट सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी तरह जब ये 5 आएंगे रिक्वेस्ट तो इनको भी ये इसी तरह 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट सर्वर्स पर। इधर से हमें ये पता चलता है कि लेयर 7 जो लोड बैलेंसर वो रिक्वेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोड, जबकि लेयर 4 वो कनेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोड। तो यहाँ पर अब लेयर 7 जो लोड बैलेंसर वो ज़्यादा एफिशिएंट है। लेयर 4 लोड बैलेंसर वो इस तरह से कि लेयर 4 लोड बैलेंसर जो है वो कनेक्शन को देख के कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक। और हमारे पास यहाँ पे 50 कनेक्शन बने थे, 50 रिक्वेस्ट बनी थी जो कि एक कनेक्शन। अब जब एक कनेक्शन उसने पहले सर्वर पर भेजा तो उसके अंदर 50 रिक्वेस्ट थी, तो अब उस सर्वर को 50 रिक्वेस्ट से डील करना पड़ेगा। जबकि जो दूसरा क्लाइंट था उसने 5 रिक्वेस्ट, मतलब कि एक कनेक्शन बना, उसने दूसरे सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट किया लोड बैलेंसर ने। अब उस दूसरे सर्वर ने 5 रिक्वेस्ट को, सिर्फ 5 रिक्वेस्ट को डील किया। अब ये हो गया है हमारा लोड जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमने बैलेंस्ड लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। मतलब कि पहले सर्वर पर 50 रिक्वेस्ट वाला एक कनेक्शन चला गया, दूसरे सर्वर पर हमारे पास 5 रिक्वेस्ट वाला एक कनेक्शन चला गया। अब यहाँ पर हमारा लोड तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो क्योंकि लेयर 4 ने तो कनेक्शन बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेयर 4 ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन आगे सर्वर्स की, पहले सर्वर की मत बच गई। वो इस तरह से कि उसको 50 रिक्वेस्ट को अब डील करना पड़ेगा, जबकि दूसरा सर्वर जो है उसको 5 रिक्वेस्ट को। जबकि हमारा लेयर 7 लोड बैलेंसर वो क्या करता है कि वो रिक्वेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड, कि अगर पहले क्लाइंट ने 50 रिक्वेस्ट जनरेट किए वो कनेक्शन को देखेगा ही नहीं कि एक कनेक्शन बना, कितने कनेक्शन बने। 50 रिक्वेस्ट है, उसने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम देखा, 1 बाय 1 करके उसने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। दूसरे क्लाइंट ने 5 रिक्वेस्ट जनरेट की, उसने ये नहीं देखना कितने कनेक्शन बने, उसने ये देखना कि रिक्वेस्ट कितनी जनरेट हुई है।
रिक्वेस्ट 5 है, 1 बाय 1 उसने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया सर्वर्स पर। इसलिए हम कहते हैं कि लेयर 7 लोड बैलेंसर जो है वो हमारे ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेयर 4। जैसे कि मैं फर्स्ट स्लाइड में लिखा भी हुआ है कि ये लेयर 4 लोड बैलेंसर जो है बैलेंसेस लोड पर कनेक्शन बेसिस पे करता है एंड ईच कनेक्शन कैन हैव मल्टीपल रिक्वेस्ट। जैसे कि मैंने कहा था कि 50 रिक्वेस्ट को मिला के हमारा एक कनेक्शन बना, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट को मिला के हमारा कनेक्शन बनता है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर 7 लोड बैलेंसर बैलेंसेस लोड ऑन पर रिक्वेस्ट बेसिस, कि वो कनेक्शन को नहीं देखेगा लेयर 7 वाला, वो ये देखेगा कि रिक्वेस्ट कितनी आ रही हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है सो मोर एक्यूरेट एंड इंटेलिजेंट लोड बैलेंसिंग, कि हमारा लेयर 7 जो है वो एक्यूरेट, इंटेलिजेंट और एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू लेयर 4 लोड बैलेंसर। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मद्देनज़र रखनी है, वो ये कि दोनों केसेस में, लेयर 4 में भी और लेयर 7 में भी, दोनों में लोड बैलेंसर जो है वो हमारा एज अ प्रॉक्सी यूज़ हो रहा है, एज अ प्रॉक्सी सर्वर यूज़ हो रहा है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, वेटेड राउंड रॉबिन, लीस्ट कनेक्शन, वेटेड लीस्ट कनेक्शन, रिस्पांस टाइम, सोर्स आईपी हैश। इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इनके स्लाइड्स देख लेंगे। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं हमारे पास 4 सर्वर्स हैं। अब राउंड रॉबिन में क्या होगा कि लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट जितनी भी आएंगी वो 1 बाय 1 करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कि पहला रिक्वेस्ट पहले सर्वर पर, दूसरी रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पर, तीसरी रिक्वेस्ट तीसरे सर्वर पर, चौथी रिक्वेस्ट चौथे सर्वर पर, पांचवी रिक्वेस्ट पहले सर्वर पर दोबारा से, वो इसी तरह राउंड रॉबिन बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक। उसके बाद हमारे पास आता है वेटेड राउंड रॉबिन। वेटेड राउंड रॉबिन में ये होता है कि वो वेट हम चेक करते हैं, हम अपने लोड बैलेंसर पर वेट का फीचर इनेबल करते हैं। वेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स हो सकते हैं, कि हमारे पास कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जो हाई कैपेसिटी सर्वर्स हैं, कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जो लो कैपेसिटी हैं, ज़्यादा रिक्वेस्ट को डील नहीं कर सकते, ज़्यादा बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन पे हम वेट का फीचर इनेबल कर देते हैं कि ऐसा सर्वर जिस पे हाई कैपेसिटी है, जो ज़्यादा रिक्वेस्ट को डील कर सकता है, ज़्यादा बर्डन को बियर कर सकता है, तो उसका जो वेट है वो हम ज़्यादा कन्फिगर कर देंगे एज कम्पेयर टू वो सर्वर्स जिनका वेट कम, जिनका कैपेसिटी कम है। तो वो लोड बैलेंसर क्या करेगा कि जिसका वेट ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी, जिसके पास कम वेट होगा उसके पास कम रिक्वेस्ट आएंगी। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है लीस्ट कनेक्शंस। लीस्ट कनेक्शन में क्या होता है कि वो कनेक्शन, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया कनेक्शन क्या चीज़ है। उसके बाद कनेक्शन, लीस्ट कनेक्शन में देखा जाता है कि उसके करंट कितने कनेक्शंस हैं, कि एक सर्वर के करंट कनेक्शन से मुराद कि करंटली वो कितने क्लाइंट्स को डील कर रहा है, कितने रिक्वेस्ट को डील कर रहा है, ये होगा हमारा कनेक्शन। तो ऐसे सर्वर जिसके पास कम कनेक्शंस हैं उनको प्रेफर किया जाएगा कि अगली ट्रैफिक उनके पास आए। जैसे जैसे उनके कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे तो जिसके कनेक्शन कम हो जाएंगे फिर उसको प्रेफर किया जाएगा कि अगली जो रिक्वेस्ट है वो उस सर्वर पर जाए। इस तरह से ये हमारा लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम यूज़ होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा वेटेड लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम। वेटेड लीस्ट कनेक्शन में हमारे पास 2 चीज़ें चेक की जाती हैं, कि इसका वेट चेक किया जाता है और लीस्ट कनेक्शंस चेक किए जाते हैं। वेट में जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि उसमें हमारे पास हाई कैपेसिटी जो सर्वर्स होते हैं उनका वेट ज़्यादा रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू लो कैपेसिटी सर्वर्स। और लीस्ट कनेक्शन में हमने ये देखना होता है कि हमें करंटली कनेक्शंस उसके कितने हैं। जिसके कम कनेक्शंस और ज़्यादा वेट होगा उसको प्रेफर किया जाएगा कि अगली रिक्वेस्ट उसके पास आए। 5वें नंबर पे हमारे पास रिस्पांस टाइम है। रिस्पांस टाइम में का मतलब ये कि एक सर्वर किसी भी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने में, उसका रिस्पांस करने में, उसका रिप्लाई करने में कितना टाइम लेता है, कितनी तेज़ी से कितनी जल्दी वो उसका रिस्पांस करता है। ऐसे सर्वर जो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा जल्दी रिस्पांस करेगा किसी भी रिक्वेस्ट का, किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट का, तो उस पर ज़्यादा रिक्वेस्टें आएंगी, लोड बैलेंसर उस पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक, ताकि वो जल्दी और तेज़ी से फास्टर टाइम के अंदर वो रिजॉल्व कर दे उनकी क्यूरीज को। उसके बाद हमारे पास आता है सोर्स आईपी हैश। सोर्स आईपी हैश में ये होता है कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है तो वो सबसे पहले आती है लोड बैलेंसर पर। अब लोड बैलेंसर ने सबसे पहले उसने अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी भी सर्वर पर, किसी भी बैकएंड सर्वर पर, रियल सर्वर पर। अब जिस सर्वर से उसने
जिस सर्वर पर उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी ट्रैफिक, जो भी उसमें एल्गोरिदम साथ साथ यूज़ उसके हो रहा था, तो अगली जितनी भी उस क्लाइंट से ट्रैफिक आएगी वो उसी सर्वर पर जाएगी, उस सर्वर के साथ वो बाइंड हो जाएगी। अगली जितने भी उसकी रिक्वेस्ट आएंगे, जितना भी उसकी ट्रैफिक फ्लो होगा, वो सारा सिर्फ उसी सर्वर पर जाएगा। मतलब कि इसमें हमारा जो क्लाइंट है उस क्लाइंट आईपी के साथ वो सर्वर का आईपी हमारा बाइंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज़ किया हुआ है। वो ऐसे कि हम पर क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है, राउंड रॉबिन है, तो पहला पैकेट पहले सर्वर पर, दूसरा पैकेट दूसरे सर्वर पर, तीसरा पैकेट तीसरे पर, चौथा पैकेट चौथे सर्वर पर, इसी तरह पांचवा पैकेट फिर दोबारा पहले सर्वर पर आ गया। इसी तरह ये चलता रहेगा और ये हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज़ हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है वेटेड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। वेटेड राउंड रॉबिन में क्या होता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी, तो यहाँ पे हमें वेट फीचर इनेबल करना पड़ेगा। जो सर्वर्स, ऐसे सर्वर्स जो ज़्यादा बर्डन बियर कर सकते हैं, उनका फीचर हम ज़्यादा कर देंगे ताकि उनके पास ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं और ज़्यादा जल्दी उनको रिस्पॉन्ड करें। अब यहाँ पे हमने जो हमने वेट कन्फिगर किया वो 3:1:1:1 ये हमने कन्फिगर किया कि पहला जो सर्वर है वो ज़्यादा हाई कैपेसिटी का, तो हमने उस पर 3 कर दिया है ताकि वो 3 रिक्वेस्ट को एट अ टाइम डील करे उस एज़ कम्पेयर टू अदर 3 सर्वर्स। तो इसमें क्या होगा, क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई तो पहला जो पैकेट है वो हमारा पहले सर्वर पर, दूसरी रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पर, पहले सर्वर पर, तीसरी रिक्वेस्ट पहले ही सर्वर पर। अब ये 3 रिक्वेस्ट आ गई हैं पहले सर्वर पर, क्योंकि हमने जो वेट कन्फिगर किया था वो 3 कन्फिगर किया था। अब जो हमारी चौथी रिक्वेस्ट आएगी वो हमारे सेकंड लोड बैलेंसर पर, क्योंकि हमने 1 कन्फिगर किया था उसका वेट। पाँचवें सर्वर पर, छठी रिक्वेस्ट चौथे सर्वर पर। इसी तरह जब 6 होने के बाद 7, 8, 9 जो अगले 3 रिक्वेस्ट होंगी वो फिर दोबारा पहले सर्वर पर आएंगे, क्योंकि हमने इसका फीचर, इसका वेट 3 अनेबल किया हुआ है, कन्फिगर किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लीस्ट कनेक्शंस। लीस्ट कनेक्शन में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें करंट कनेक्शन देखे जाते हैं कि करंट कितने कनेक्शन हैं। तो कब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है लोड बैलेंसर पर, तो लोड बैलेंसर देखेगा कि इसके 462 कनेक्शन हैं, इसके 460 कनेक्शन हैं, इसके 455 कनेक्शन हैं और इसके 465 कनेक्शन हैं। अब इन कनेक्शंस को देखेगा कि सबसे कम किसके कनेक्शन है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे कम कनेक्शन तीसरे सर्वर के हैं। थर्ड रियल सर्वर जो है 455 कनेक्शन हैं एज़ कम्पेयर टू सारों के सबसे कम इसके हैं। अब जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई सर्वर लोड बैलेंसर पर, तो लोड बैलेंसर ये दिखेगा कि लीस्ट कनेक्शंस का मेरे ऊपर एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है, तो वो सारे कनेक्शंस को कंपेयर करेगा। अब उसमें सबसे कम उसको नज़र आया तीसरे सर्वर का, तो अगली सारी रिक्वेस्ट वो तीसरे सर्वर पर डालेगा। उस वक्त तक डालेगा जब तक कि इसकी जो कनेक्शंस की वैल्यू है वो दूसरों से ज़्यादा ना हो जाए। जैसे ही वो ज़्यादा होगी तो जिसकी कम हो जाएगी उसके ऊपर अगली रिक्वेस्ट आएगी। उसके बाद हमारे पास आता है वेटेड लीस्ट कनेक्शंस, कि इसमें 2 चीज़ें एक साथ देखी जाती हैं कि हमारे पास वेट कितना है और लीस्ट कनेक्शंस कितने हैं। जिस सर्वर का वेट ज़्यादा और वेट ज़्यादा और कनेक्शंस कम होंगे उसको प्रेफर किया जाएगा कि आगे की ट्रैफिक उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की जाए। उसके बाद हमारे पास आता है सोर्स आईपी हैश एल्गोरिथम। सोर्स आईपी हैश में क्या होता है कि क्लाइंट की जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो लोड बैलेंसर किसी भी एल्गोरिथम बेस पे उसने पहले सर्वर पे भेज दिया, ये जिस सर्वर पे भेज दी। अब क्या होगा कि अब इस क्लाइंट 1 से जितने भी अगली रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी इसी से सर्व होंगी। सारों को रिप्लाई और रिस्पॉन्ड और जो भी करेगा डील करेगा सर्वर 1 करेगा उनसे। अब क्लाइंट 2 की रिक्वेस्ट आती है साथ ही साइमल्टेनियसली, तो क्लाइंट 2 की रिक्वेस्ट वो दूसरे सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब उसके बाद जितनी भी उसकी कम्युनिकेशन होगी क्लाइंट 2 की, वो सारी की सारी उसकी रिक्वेस्ट जो भी होंगी वो सारी आएंगी हमारी सर्वर 2 पे और वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं: हेल्थ चेक, एसएसएल ऑफलोडिंग, लेयर 4 लेयर 7 सपोर्ट, ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसर, कंटेंट कैशिंग, कंटेंट बेस्ड राउटिंग, एचटीटीपी कंप्रेशन, एपीआई बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। हेल्थ चेक में ये देखा जाता है कि ये एक फीचर है जो हम लोड बैलेंसर पर अनेबल करते हैं। हेल्थ चेक में कंटिन्यूसली पैकेट्स फॉरवर्ड किए जाते हैं सर्वर्स पर, सेंड किए जाते हैं पैकेट्स सर्वर पर। अब कौन से पैकेट्स? वो एचटीटीपी के पैकेट्स हो सकते हैं, एचटीटीपीएस बेस्ड पैकेट्स हो सकते हैं, टीसीपी बेस्ड पैकेट्स
और उसके अलावा हमारे पास DNS बेस्ड पैकेट्स, रेडियस, ये सारे जितने भी 3 से 4 जो भी नाम प्रोटोकॉल्स के लिए ये सारे प्रोटोकॉल यूज़ हो सकते हैं हमारे हेल्थ चेक फीचर के लिए। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास कंटिन्यूसली हम ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं सर्वर्स की तरफ और उधर से रिस्पांस का वेट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा सर्वर जो रिस्पॉन्ड ना करे रिक्वेस्ट का, तो हम उसको ऑफलाइन करार दे देते हैं और उस पर लोड बैलेंसर कोई ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट SSL ऑफलोडिंग का। SSL ऑफलोडिंग के लिए हम आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ SSL। SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, कि एक ऐसी लेयर है जो कि ऐसी सॉकेट लेयर है जो कि सिक्योर है, मतलब कि जब भी डाटा इसमें से गुजरेगा वो इनक्रिप्ट होकर डाटा जाएगा। अब SSL के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ है सबसे पहले के सिक्योर सॉकेट लेयर है। दूसरे नंबर पर SSL में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्लाइंट है, ये हमारा लोड बैलेंसर लगा हुआ है और ये हमारे पास सर्वर्स लगे हुए हैं, ये हमारे पास सर्वर्स लगे हुए हैं। अब क्लाइंट की जब रिक्वेस्ट आएगी लोड बैलेंसर पर, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्लाइंट ऑथेंटिकेट करेगा सर्वर्स को कि आया कि ये वही सर्वर्स हैं जिसकी सर्विस मैं चाहता हूँ, कि ये वेब सर्वर्स ही हैं क्योंकि मैं वेब सर्विस चाहता हूँ, तो क्या ये वेब सर्वर्स ही हैं। उसके लिए वो क्या करता है कि वो एक पैकेट भेजता है रिक्वेस्ट का लोड बैलेंसर पर और लोड बैलेंसर उसको फॉरवर्ड करता है सर्वर्स पर, वेब सर्वर्स जो होते हैं हमारे रियल सर्वर्स। अब ये जैसे ही यहाँ पर इसकी रिक्वेस्ट पहुँची सर्वर्स पर, तो ऑथेंटिकेशन की, क्योंकि अब क्लाइंट यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर रहा है सर्वर्स को। अब इसमें क्या होगा कि जो बैकएंड सर्वर्स हैं वो एक सर्टिफिकेट फॉरवर्ड करेंगे क्लाइंट की तरफ, और वो सर्टिफिकेट होता है SSL सर्टिफिकेट। उस पर हमारे पब्लिक CA, वैलिड पब्लिक CA के सिग्नेचर होंगे। जब वो इसको एज ए रिस्पॉन्स के तौर पे भेजेगा वेब सर्वर भेजेंगे लोड बैलेंसर पर, तो लोड बैलेंसर उसको फॉरवर्ड करेगा क्लाइंट की तरफ। अब क्लाइंट उसको चेक करेगा कि क्या ये वैलिड पब्लिक CA के सिग्नेचर है और ये जो SSL सर्टिफिकेट है ये जेन्युइन है। इन सब की ऑथेंटिकेशन करने के बाद वो अपनी कम्युनिकेशन आगे बढ़ाएगा। सबसे पहले वो ऑथेंटिकेट करेगा कि सर्वर्स को, कि क्या सर्वर्स वही हैं जिनसे मैंने सर्विस लेनी है, कि कहीं और वाले सर्वर्स तो नहीं है, कोई ईमेल सर्वर, कोई प्रिंट सर्वर तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो वेब सर्विस लेनी है। तो यहाँ पर ये SSL होता है। उसके बाद हमारे पास ऑफलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ऑफलोडिंग का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इस डायग्राम के जरिए बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को SSL ऑफलोडिंग का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जी हाँ, अब यहाँ पर जो अगर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि ये हमारा जो ADC है ना, इसको हम अभी के लिए एज्यूम करते हैं ये हमारा लोड बैलेंसर ही है, क्योंकि जो भी फीचर्स लोड बैलेंसर प्रोवाइड करता है वही सेम फीचर्स हमारे एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर ADC प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हम पहले ये सपोज करते हैं कि जो क्लाइंट की ट्रैफिक है वो डायरेक्ट हमारी लोड बैलेंसर से गुजर के सर्वर्स पर आती है। अब सर्वर्स पे आई है तो उसने सिक्योर हो गया ये ट्रैफिक। अब वो जो SSL के जो कार्ड्स कह लें या SSL जो पैकेट होता है वो उसने अब ऑफलोड भी होना है। अब ऑफलोड वो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायरेक्ट ट्रैफिक आई है तो उसने ऑफलोड होना है सर्वर्स पर, और सर्वर्स का असल काम ये नहीं है कि वो SSL को ऑफलोड करें या ऑनलोड करें या सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इनका काम है कि ये सर्विस, वेब सर्विस या कोई भी जो भी सर्विस जिसके लिए ऑप्टिमाइज़ की गई हैं, जिसके लिए कॉन्फ़िगर की गई हैं, वो सर्विस देना। अगर तो ये वेब सर्वर्स हैं तो ये वेब सर्विस देंगे, अगर मेल सर्वर है तो मेल सर्विसेज देंगे, प्रिंट सर्वर है तो प्रिंट सर्विसेज देंगे। इस हिसाब से इसलिए इनका काम ये नहीं है कि इधर SSL को ऑफलोड किया जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर हमारे पास आता है लोड बैलेंसर, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ADC वाली एक स्टेज आती है, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। उसमें क्या होता है कि जब क्लाइंट से पैकेट इनिशिएट होता है तो वो सबसे पहले पहुँचता है लोड बैलेंसर पर, और वो जो पैकेट इनिशिएट होता है वो HTTPS मतलब कि सिक्योरली ट्रैफिक फ्लो करती है।
मतलब कि SSL का उस पर हेडर लगा होता है। अब SSL ने ऑफलोड भी तो होना है। अब SSL को हम ऑफलोड करते हैं इधर ही लोड बैलेंसर पर। इस वाली स्टेज पे हमारा SSL ऑफलोड हो गया, SSL उतर गया। अब ये HTTPS मतलब कि अभी के लिए सिक्योर नहीं है क्योंकि SSL ऑफलोड कर लिया है। अब आगे जो कम्युनिकेशन होगी वो हमारी HTTP बेस होगी। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्यों ये HTTPS क्यों नहीं हुई, क्यों इसको सिक्योरली कम्युनिकेट फ्लो करवाया। यहाँ पर भी तो हैकर बैठ के हमारी इम्पोर्टेंट ट्रैफिक के डाटा फ्लो को हैक कर सकता है। तो यहाँ पर इसलिए नहीं हमने HTTPS प्रोटोकॉल के ज़रिए कम्युनिकेशन करवाई, क्योंकि यहाँ पर जो लोड बैलेंसर है उसके अंदर हमारे पास फीचर होता है वेब का, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इसका काम क्या होता है कि ये जो भी पैकेट आता है, जो भी रिक्वेस्ट आती है, उसकी इंस्पेक्शन करती है, उसको इंस्पेक्ट करती है और फिर उसको आगे फ्लो करवाती है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम सिक्योरली ट्रैफिक भिजवाएं, क्योंकि हमारी वेब जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर कॉन्फ़िगर होती है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वो उस पैकेट को अपनी निगरानी में लेके जाती है सर्वर पर। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी क्लाइंट से लोड बैलेंसर तक की कम्युनिकेशन वो हमारी HTTPS बेस्ड होती है, और उसमें जो लोड बैलेंसर का काम होता है वो SSL को ऑफलोड करवाता है। मतलब ये कि जब यहाँ से इनिशिएट हुई ट्रैफिक क्लाइंट से तो वो इंक्रिप्ट होगी, मतलब कि सिक्योर होगी, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर में जाएगी, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। तो जब वो लोड बैलेंसर पर पहुंचेगी तो वो उसको लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा। जी हाँ, लोड बैलेंसर उसको डिक्रिप्ट करेगा। अब डिक्रिप्ट किया उसने, उसके बाद वेब का फीचर आएगा, उस वेब अपने निगरानी में उस पैकेट को लेके जाएगा। अब ये हो गया हमारा वन वे फ्लो, रिक्वेस्ट चली गई, अब इसका रिस्पांस भी जाएगा। अब जब ये रिस्पांस जाएगा तो सबसे पहले सर्वर से ये पहुंचेगा हमारा लोड बैलेंसर पर। अब ये जो रिस्पांस गया है ये हमारा HTTP बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल अनेबल हुई है, कॉन्फ़िगर की हुई है, वो अपनी इंस्पेक्शन के निगरानी अपनी इंस्पेक्शन में इस पैकेट को लेके जाएगी। अब लोड बैलेंसर पर पहुंच गया। अब इससे आगे जो कम्युनिकेशन होगी वो हमारी सिक्योर कम्युनिकेशन होगी, मतलब HTTPS बेस्ड होगी। अब सिक्योर बनाने के लिए यहाँ पर हमें इंक्रिप्शन करना पड़ेगी। जब हमारा रिप्लाई रिक्वेस्ट आ रही थी तब हमने इसकी डिक्रिप्शन की थी। अब जब हमारा ये रिस्पॉन्स जा रहा है क्लाइंट की तरफ तो हम यहाँ पर उसके इंक्रिप्शन करेंगे। ये था हमारा SSL ऑफलोड का काम, कि SSL ऑफलोडिंग का जो फीचर है वो हमारा लोड बैलेंसर में अवेलेबल होता है कि हम उसको लोड बैलेंसर पर ऑफलोड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हम कह सकते हैं कि SSL के हमारा लोड बैलेंसर वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी का काम है कि वो SSL की ऑफलोडिंग करता है और रिस्पॉन्स में उसको इंक्रिप्ट भी करता है पैकेट को। उसके बाद दूसरा फीचर हमारे पास लेयर 4 लेयर 7 सपोर्ट होती है हमारे पास लोड बैलेंसर में। इनका डिफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लेयर 4 जो है वो कनेक्शन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक, जबकि लेयर 7 जो है वो हमारी रिक्वेस्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक। और लेयर 7 जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा एक्यूरेट और इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू लेयर 4। उसके बाद हमारे पास आता है ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसर। ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसर की मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास कुछ सर्वर्स हैं वो हमारे पास न्यूयॉर्क में लगे हुए हैं, कुछ सर्वर्स हैं वो हमारे पास पाकिस्तान में लगे हुए हैं, और कुछ सर्वर्स हमारे पास USA में लगे हुए हैं। अब ये तीन जगह पे मेन तीन जगह पे सर्वर्स लगे हुए हैं हमारे। हम मिसाल ले लेते हैं, ये हमारे अमेज़ॉन के सर्वर्स हैं कि हमारे कुछ सर्वर्स हमारे अमेज़ॉन के USA, UK और पाकिस्तान में लगे हुए हैं, USA, UK, पाकिस्तान में लगे हुए हैं। अब जो पाकिस्तान का क्लाइंट होगा, ऐसा क्लाइंट जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो वो अब जब कोई भी अमेज़ॉन की सर्विस को एक्सेस करना चाहता है तो वो अपने करीब तरीन लोड बैलेंसर से और करीब तरीन सर्वर से इंटरटेन होगा। उसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि अब यहाँ पे हमारे USA में एक क्लाइंट बैठा है, तो वो USA में जो करीब तरीन उसके सर्वर होगा उससे उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी तरह जो पाकिस्तान में बैठा है तो उसको पाकिस्तान के करीब तरीन सर्वर से रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद इस वाले कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ये हमारा ग्लोबली लोड बैलेंस कर रहा है, ऐसा सर्वर जो ग्लोबली लोड बैलेंस करता है। उसके बाद हमारे पास आता है अगला कॉन्सेप्ट कंटेंट कैशिंग का।
कैशे का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए। कैशे का होता है कि कैशे उस चीज़ को कहते हैं कि जो हमारी रिक्वेस्ट को, जो मतलब कि कुछ टाइम के लिए हमारी ट्रैफिक को, हमारी रिक्वेस्ट को स्टोर करके रखे। अब कंटेंट कैशिंग का मतलब मैं इस तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा लोड बैलेंसर लगा हुआ है दरमियान में, और यहाँ पे हमारा सर्वर है। अब क्लाइंट उसने अब लिखा है www.amazon.com। अब लोड बैलेंसर ने उसकी रिक्वेस्ट को अमेज़ॉन के सर्वर पर भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया www.amazon.com को। उसने देखा कि अमेज़ॉन का पेज मांग रहा है, तो उसने अपना पेज उठा के इसको रिस्पॉन्स किया। लोड बैलेंसर ने एज इट इज़ उसको आगे फॉरवर्ड किया और क्लाइंट के पास उसका पेज आ गया। अगर अब क्लाइंट दोबारा www.amazon.com लिखता है तो अब उसका रिक्वेस्ट जाएगी दोबारा लोड बैलेंसर पर। अब लोड बैलेंसर ने जब पहले इसके पास आया था इसका पैकेट, तो इसने उसको अपने कैशे में सेव कर लिया था। अब जब दोबारा क्लाइंट को ज़रूरत पड़ी है www.amazon.com अमेज़ॉन की पेज की, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा कि जब से इधर से ट्रैफिक आएगी, इसके पास रिक्वेस्ट आएगी, तो वो उसको पहले अपने कैशे से कंपेयर करेगा कि इसका जो ये चाहता है, जो उनसे सर्विस ये चाहता है, वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी तो नहीं है। अगर पड़ी है कैशे में तो वो उसको उधर से ही रिस्पॉन्स कर देगा और सारा उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा, और उसके जो रिक्वेस्ट है उसको सर्वर पर नहीं भेजेगा। और अगर कैशे में कोई उसका जो रिक्वेस्ट है क्लाइंट की, उसका रिस्पॉन्स कैशे में नहीं पड़ा हुआ, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा कि उसको फॉरवर्ड कर देगा सर्वर पर, और सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा, फिर लोड बैलेंसर उसको एज इट इज़ क्लाइंट की तरफ भेज देगा। ये हमारा होता है कंटेंट कैशिंग। कंटेंट बेस्ड राउटिंग। कंटेंट बेस्ड राउटिंग में ये होता है कि जो सर्वर्स हमने जिस काम के लिए बनाए हैं, क्लाइंट्स उसी से वो ही सर्विस लें। मतलब ये कि अगर हमारा कोई इमेज सर्वर है तो क्लाइंट कोई इमेज को एक्सेस करना चाहता है, कोई इमेज सर्वर से कोई सर्विस लेना चाहता है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट को इमेज सर्वर पे ही भेजा जाए कि जोन सा सर्वर जिस सर्वर को हमने जिस काम के लिए ऑप्टिमाइज्ड कर दिया है वो उसी काम के लिए यूज़ किया जाए। उसके बाद हमारे पास आता है HTTP कंप्रेशन। HTTP कंप्रेशन में वैसे दो तरह की कंप्रेशन होती है, एक हेडर कंप्रेशन होती है, दूसरी पेलोड कंप्रेशन होती है। जो पेलोड कंप्रेशन होती है वो हमारी लोड बैलेंसर में यूज़ होती है। वो होती क्या है? पेलोड होता है हमारा डाटा, क्योंकि हमारे हेडर में जैसे कि मैंने 5 कंपोनेंट्स बताए थे कि सोर्स IP सोर्स पोर्ट होती है, डेस्टिनेशन IP डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, और हमारे प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद हेडर हो गया, उसके बाद हमारा जो पेलोड होता है उसके अंदर हमारा वो डाटा होता है जो हमने ट्रांसफ़र करना होता है, वो हमारी फाइल्स होती हैं जो हमने ट्रांसफ़र करनी है। अब पेलोड कंप्रेशन में हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, जैसे कि हमारे पास gzip, डेफलेट, विनरार, ये डिफरेंट इसके एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें पेलोड कंप्रेशन प्रोवाइड करती हैं। पेलोड कंप्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल है वो 10 MB की फ़ाइल है, तो उसको हम पेलोड कंप्रेस करके 1 MB का बना देते हैं और उसको फिर फॉरवर्ड करते हैं ताकि ज़्यादा ट्रैफिक का बर्डन ना हो, ज़्यादा हैवी उसका पेलोड ना बने, और इजीली उसकी कम्युनिकेशन, इजीली उसका ट्रांसफ़र हो जाए दूसरी जगह पे जहाँ पे हम उसको भेजना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है API बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। API बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, API होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी को के ऑर्डर करते हैं, तो आप वेटर को ऑर्डर करते हैं कि हमने ये चीज़ें मंगवानी है, हमें ये बनवा दो। तो वो वेटर क्या करता है कि वो ऑर्डर लिख लेता है और जाते हैं किचन में और कुक को कहता है कि ये ऑर्डर है, ये इनका बना दें। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मेन पार्टीज़ हैं। एक हमारे पास हम खुद जो खाना खाने गए हैं, दूसरा वेटर, और तीसरा किचन का कुक जो कि खाना बना रहा है। अब यहाँ पर जो 3 मेन पार्टीज़ हैं उसमें जो वेटर का जो रोल है वो ही सेम API का रोल है, क्योंकि वहाँ पर वेटर ने 2 पार्टीज़ को मर्ज किया था, 2 पार्टीज़ को ज्वाइन करवाया था, उनको कंबाइन करके उनकी कम्युनिकेशन करवाई थी। कौन कौन सी वो 2 पार्टीज़ थी? पहली पार्टी हम जो खाना खाने गए थे, और वेटर ने उसको मिलाया उस पार्टी से जो खाना बना रही थी।
इसी तरह एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस में ये होता है कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि दो डिफरेंट एप्लीकेशंस को मर्ज करवाए, जो दो डिफरेंट एप्लीकेशंस की आपस में कम्युनिकेशन करवाए, उसको हम कहते हैं एपीआई। इसकी एक और मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जब भी फ़्लाइट बुक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से जाना है यूके, तो जब हम ऑनलाइन बुक करते हैं अपनी फ़्लाइट, तो जिस एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं, मतलब वो ट्रिप एडवाइज़र की एप्लीकेशन हुई, तो हम उस पर सबसे पहले ये देखते हैं कि यूके पे जाने वाली फ़्लाइट कितनी है, कौन कौन सी एयरलाइंस यूके जा रही हैं और किस टाइम पर जा रही हैं, उसमें कितनी सीट्स खाली हैं और कितनी सीट्स खाली नहीं है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जिस एप्लीकेशन के ज़रिए मिलती है, जो कि हमारी ट्रिप एडवाइज़र की एप्लीकेशन होती है, ये हमारी एज ए एपीआई एक्ट करती है। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एयरलाइंस है, पीआईए की अगर अलग से एयरलाइन है, हमारे पास कतर एयरलाइंस अलग हैं, तो इन सब की जो इंटरफेसेस हैं उनको प्रोग्राम करके एक जगह पे लाती है वो हमारी एप्लीकेशन ट्रिप एडवाइज़र की, उसको हम कहते हैं ये एपीआई है, कि उसने दो डिफरेंट एप्लीकेशंस को मर्ज किया और उनका डाटा एक जगह पे सेव किया। अब जो भी क्लाइंट आएगा वो ट्रिप एडवाइज़र की एप्लीकेशन पे आएगा, वही इसको दोनों एप्लीकेशन जो कि हमारी पीआईए की भी और कतर की भी हैं, उन सब का पता चल जाएगा कि किसने किस वक्त, किस फ्लाइट ने किस वक्त चलना है, उसमें कितनी सीट्स खाली हैं और किधर जाना है उसने। तो ये हमारा एपीआई होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ लोड बैलेंसर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। लोड मास्टर कैंप वेंडर का है, F5 बिग आईपी हमारे पास F5 वेंडर का है, अमेजोन राउट 53 AWS का है, एंटरप्राइज VMX लोड बैलेंसर .org का है, एनजाइनिक्स प्लस एनजाइनिक्स का है। उसके बाद स्नैप्ट एरिया स्नैप्ट का है, सिट्रिक्स ADC सिट्रिक्स वेंडर का है, NSX लोड बैलेंसर VMware वेंडर का है, 40 ADC फोर्टिनेट का है, HA प्रॉक्सी एंटरप्राइज एडिशन HA प्रॉक्सी टेक्नोलॉजीज़ का है, पैस के पायोलिंक का है। अब यहाँ पर इस टेबल में बताया गया है कि कौन सा लोड बैलेंसर कितनी मार्केट शेयर करता है। यहाँ पर 4 मेन लोड बैलेंसर्स हैं, F5 बिग आईपी, AWS, F5 बिग आईपी, APM, सिट्रिक्स ADC, जो कि जितनी मार्केट शेयर करते हैं वो दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं जो कि हमारे पास F5 बिग आईपी सपोर्ट नहीं करता। उसमें हमारे पास ओरेकल VM, ओरेकल वर्चुअल मशीन और ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, मतलब कि जैसे हमारे पास, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर्स भी होते हैं जिसमें हम ISO यूज़ करते हैं। ISO किस में, वर्चुअल मशीन में यूज़ करते हैं। तो ओरेकल वर्चुअल मशीन या ओरेकल वर्चुअल बॉक्स जो कि हमारे हाइपरवाइजर्स हैं, तो F5 बिग आईपी को एज अ VM यूज़ करें हम ओरेकल VM में तो वो मुश्किल होगा, वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इसमें सपोर्टेड नहीं है। हाइपरवाइजर ओरेकल हाइपरवाइजर में हमारा F5 बिग आईपी की वर्चुअल मशीन सपोर्टेड नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर राउट 53 का लिखा हुआ है कि फॉल्ट टॉलरेंस इन योर एप्लीकेशन, ये सारी एप्लीकेशन सारे ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सिट्रिक्स ADC, यहाँ पर हमारे पास टॉप 3 वेंडर्स हैं मैक्सिमम। अब उसमें डिफरेंट